नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर। मदुरै में भाजपा कोर कमेटी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। भारत का ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफलतापूर्वक जारी। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल ने दिया आतंक के विरुद्ध संदेश। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की हुई आज स्वदेश वापसी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। असम के 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित। वहीं सिक्किम में राहत एवं बचाव अभियान जारी। कोलंबिया में भाषण दे रहे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला, सिर पर मारी गोली। बोगोटा में कर रहे थे चुनावी रैली को संबोधित। और अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना सबालेंका को हराकर जीता विमेन्स सिंगल्स खिताब। वहीं पुरुष एकल में आज यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणी तमिलनाडु भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे मदुरै स्थित ओथाकदाई में राज्य, जिला और मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मिलने को उत्सुक हूं। शनिवार देर शाम को अमित शाह मदुरै पहुंचे। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह का ये दौरा तमिलनाडु में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ओथाकदाई में होने वाली बैठक में पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके दौरे से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। अमित शाह के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन एफटीए को अंतिम रूप देने में किए गए कार्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। इससे दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को और मजबूती देने के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 5 देशों की यात्रा पर है। शशि थरूर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने ये भी लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि विश्व की कई राजधानियां महात्मा की मूर्तियों और प्रतिमाओं से सजी हुई हैं, जो 20वीं सदी के शांति, अहिंसा और मानव स्वतंत्रता के सबसे बड़े दूत थे। सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधि मंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बी इट इंग्लैंड, be it Germany, be it Copenhagen,
बी इट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। और सांसद दग्गुबती पुरंदेश्वरी ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए। And we have spoken to government officials, representative of governments, MPs, and even Indian diaspora who are living in other countries. And we have also produced evidence of the terrorism that India has been suffering under to the government representatives and the MPs and the officials as well. So they are seized of the effect of terrorism. They are seized that India is suffering. And after the evidences have been given to them and produced to them, they have definitely said that they would stand by India and would support us in our fight against terrorism. सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खेल को पूरा विश्व समझ चुका है। ऑपरेशन संदूर का जो भी मैसेज था वो दुनिया को दिया है, थिंक टैंक से लेकर, डायस्पोरा से लेकर, पार्लियामेंटेरियन से लेकर और मीडिया से लेकर पूरी बात रखी है और कम्युनिटी को बताया है, पूरी यूरोप को बताया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है होता है। और बीते 3 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से लेख लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग पहले ही राहुल गांधी के इन आरोपों पर स्पष्टता दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ये सभी आरोप खारिज हो चुके हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले इन आरोपों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने अखबार में एक लेख के जरिए बीते साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी आशंकाएं व्यक्त की। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का नवीनतम चेहरा चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। राहुल गांधी की हरकतों के कारण कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव हारना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण करने की बजाय वे विचित्र षड्यंत्र रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं, शून्य सबूत के साथ संस्थाओं को बदनाम करते हैं, तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की उम्मीद करते हैं। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा समेत एनडीए के दलों ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार हारने के बाद हार की हताशा में बेबुनियाद आरोप लगा रही है और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। का मतलब है कि वो हार मान गए। हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। अगर आप बोलते हो तो कुछ प्रूफ दीजिए ना। खाली बोलने से, संशय निर्माण करने से बस शक पैदा कर दिया और कह दिया कि भाई वोट गलत डाले गए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भैया 55 साल तक आप लोग आज़ादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे
उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो जरूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों पर चुनाव आयोग पहले ही सख्त एतराज जता चुका है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हर बार आरोप निराधार साबित हुए। खुद चुनाव आयोग ने भी ईवीएम की सत्यता प्रमाणित करने का खुला चैलेंज दिया था, बावजूद इसके किसी भी पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद कर दिया है। शनिवार रात 11:45 से लेकर 5 दिनों के लिए ये आदेश दिया गया है। इनमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और थोबल, विष्णुपुर और काकचिंग शामिल हैं। वहीं विष्णुपुर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दरअसल ये आदेश शनिवार रात आरामबाई तेंगगोल नामक मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद इम्फाल में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया गया है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेश, तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर सकते हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो सकती है। जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला आपात स्थिति में बिना पूर्व सूचना के लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उकसावे को रोका जा सके। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश को उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात करते हैं आइए मौसम की। पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। बात करें असम की तो यहाँ भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी आई, जिससे कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। असम के 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।
वहीं मणिपुर में भी बाढ़ के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। पानी उतर गया है, लेकिन कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में प्लास्टिक कचरे के कारण रुकावट पैदा हो गई है। राज्य के विष्णुपुर इलाके में प्रशासन और स्थानीय लोग इस मुश्किल से निपटने के लिए एक साथ आए हैं। इथाई बैराज में प्लास्टिक और मलबा 5 से 6 फीट तक गहरा था। स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और इथाई बैराज क्षेत्र के आसपास के निवासियों ने बाढ़ के कारण जमा हुए प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरे से निपटने का बीड़ा उठाया। उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो यहाँ कई राज्यों में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह तक उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून पर ब्रेक लगने के साथ ही मैदानी इलाके का मौसम एक बार फिर गर्म हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा में कमी के चलते कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आइए देखते हैं उनसे जुड़ी कुछ खबरें। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई है जिससे न सिर्फ वो आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। ऐसी ही योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 वर्षों से देश की बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य है महिलाओं को समान अधिकार देना, उन्हें स्वावलंबी बनाना और समाज में उनके योगदान को बढ़ाना। भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दें। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की गई। ये योजना विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे वो छोटी बचत के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए एक महिला बचत सम्मान योजना मोदी जी ने स्टार्ट की, जिसमें घर में कोई भी महिला, कोई जरूरी नहीं कि एक ही महिला, जितनी भी महिला घर में हो वो सभी जो है अपना अकाउंट महिला सम्मान योजना में खुलवा सकते थे और उस पर बड़ा अच्छा ब्याज मोदी जी ने दिया। इस योजना से देश की महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है, जिसकी वजह से महिलाएं स्वावलंबी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान योजना एक निकाली है, बड़ी यूज़फुल और लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है इसके अंदर और शॉर्ट टर्म के लिए ये 2 इयर्स के लिए ओनली। और इसमें क्या है कि हम लोग छोटा छोटा अमाउंट भी डाल के, जो एक महिला है, जो घरेलू औरतें हैं, छोटा छोटा अमाउंट डाल के वो अपना कर सकती हैं और 2 साल के अंदर उसको पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। तो आई थिंक मोदी जी एक बधाई के पात्र है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ये एक ऐसी योजना लागू की गई थी जिससे महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूती मिली और न सिर्फ अपना बल्कि अपनी बच्चियों का भविष्य भी वो सुरक्षित कर सकें। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उन गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है जो पैसों के अभाव में अपने परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं करा पा रहे थे। बिहार में पटना के एम्स में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां लोगों ने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार वालों की जान बचाई है और इसका श्रेय वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। पटना के एम्स में लाभार्थियों के परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
एम्स पटना में भी काफ़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते हुए अपना इलाज कराया है। उन्हीं में से एक हैं आनंद कुमार, जिनकी माताजी ने इस योजना का लाभ उठाया। आनंद, क्या हुआ था माताजी को और किस तरह? माताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहाँ से हम लोग लेके आए पटना एम्स में। तो यहाँ पे लगभग 4,94,000 रुपये का खर्चा बताया था। तो हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया, तो हमको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तब आप क्या करते? आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो मम्मी नहीं होती और इलाज नहीं होता, या तो गांव में ज़मीन बेचना पड़ता या कहीं से उधारी ब्याज लेना पड़ता। हमारे साथ धानु चौहान हैं जिन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया है। क्या हुआ था धानु जी आपके बेटे को? मेरा बेटा को हुआ था वाल में मतलब खून का रुकावट हो गया था, उसी का ऑपरेशन हुआ है। तो किस तरह से आपकी मदद हो पाई आयुष्मान कार्ड से? आयुष्मान कार्ड से पूरा मदद हो रहा है। क्या क्या आपको पैसा देना पड़ा? नहीं, को पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री दवा हो रहा है। हम चाहेंगे कि जितना गरीब आदमी हो बनवा ले, फायदेमंद फायदा है इससे। मेरी बच्ची एडमिट है। क्या हुआ है? पटना एम्स में। क्या हुआ? ब्लड कैंसर। तो कितना खर्चा बताया है डॉक्टर? तो शुरुआत में 2023 में हमने आए थे तो डॉक्टर बताए थे कि 7-8 लाख रुपए खर्चा होगा। तो हमारा तो दिमाग शॉर्ट कर गया था कि इतना पैसा हम लाए हैं कहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर बताएं कि जब भर्ती करवाएं तो फिर बताएं कि से ठीक है, हो जाएगा। किस तरह होगा? तो कहीं कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हो जाएगा और फिर सीएम फंड मिलता है मिला करके। बाकी फिर सोचे कि हम भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे तो हो जाएगा। 2023 में यहाँ आए थे बच्ची को लेकर के, तो कोई सीनियर मैम थे, वही बताए थे कि ये वाला पेपर लेकर के चले जाओ आयुष्मान काउंटर पर 10-11 पर से। पहले 2 ही काउंटर था आयुष्मान काउंटर, अब 3 काउंटर हो गया है। तो मानते हैं आयुष्मान कार्ड बहुत लाभदायक है? आयुष्मान काउंटर से बहुत मैंने आयुष्मान कार्ड से बहुत आदमी को जान बच रहा है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो कोई आदमी बच नहीं पाता, मैंने 75%। और ढेर सारा पैसा वाला भी आदमी जो है वो आयुष्मान कार्ड के लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो लगातार आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने परिवारों में लोगों का इलाज करा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हो रही है जो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने में असमर्थ थे पूरी तरह से। कैमरामैन नासिर शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, पटना। और अब खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ी हुई। देश में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देश के कोने कोने में किसानों से मिल रहे हैं और किसान चौपाल लगा रहे हैं। इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। शिवराज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के मंत्र के साथ कृषि मंत्रालय और भारतीय अनुसंधान परिषद की ये अनूठी पहल किसानों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान भाइयों बहनों से संवाद किया। कृषि मंत्री ने एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम विषय के अंतर्गत बातचीत की। अगली खबर का रुख करते हैं। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को गोली मार दी गई है। उरिबे को राजधानी बोगोटा में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी बोगोटा के मेयर कार्लोस गलान ने कहा कि फोंटिबोन जिले में हमले के बाद उरिबे को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। साथ ही कोलंबिया की राजधानी में अस्पतालों के पूरे नेटवर्क को अलर्ट पर रखा गया है। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सहित देश के कई शहरों में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में आयोजित संडेज ऑन साइकिल में अभिनेत्री
मधुरिमा तुली एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अनिरुद्ध कुमार सहित देश अलग अलग शहरों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संडेज ऑन साइकिल मुहिम की शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पिछले साल दिसंबर में की थी, जिसके बाद से इस मुहिम के साथ हजारों लोग जुड़े हैं। संडेज ऑन साइकिल का उद्देश्य फिटनेस के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में कोको गॉफ ने विश्व नंबर 1 आरियाना साबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 के अंतर से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी अपने नाम की। कोको गॉफ का ये पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। वहीं फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। पुरुष वर्ग के खिताबी मैच में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने अंतिम 4 में मुसेटी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।